बेटा हम लोग कर रहे हैं अभी जून 20 वेरिएंट 21। ठीक है, जरा इसको देखिएगा। बोलता है सेक्शन ए के अंदर, ये आप लोगों के पास है पेपर, वेरिएंट वाला नहीं है। वेरिएंट वन नहीं है। आप एक काम करें, अपने पास एक नोटबुक के अंदर जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ ना उसको नोट डाउन करते रहे, क्योंकि जो मैंने पास पेपर आप लोगों को दिए वो सिर्फ अपने वेरिएंट के दिए। अच्छा जी, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए, सोर्स मटेरियल, वियतनाम ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी। जीडीपी आपके पास गिवन है 2010 का और 2017 का, जो कि आपको देखने में ऐसा पता लग रहा है कि ये बढ़ रहा है, सही है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है आपके पास। फॉरेन एक्सचेंज रेट आपके पास $1 था पहले 19,500 डोंग का, अब वो 22,750 डोंग का हो गया। यानी कि पहले $1 से आप 19,000 टॉफियां परचेज कर सकते थे, अब सेम $1 से 22,000 टॉफियां परचेज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि डोंग की वैल्यू में क्या इफेक्ट आया, वैल्यू गिर गई है, डेप्रिशिएट हो गया डोंग, सही है। अच्छा, अब आए, बोलता है वियतनाम पॉपुलेशन एंड इट्स आउटपुट इज इंक्रीजिंग। आपकी आबादी भी बढ़ रही है। अच्छा जी, कहता है कि आपके पास आबादी भी बढ़ रही है और आपका आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा यहाँ पे उसने आपसे कहा। यानी कि अगर मैं इस तरह कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, आपके पास वैल्यू आउटपुट इंक्रीज हो रही है। कंज्यूमर्स, वर्कर्स एंड फर्म्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द हायर आउटपुट। हर बंदे को बेनिफिट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हर बंदा खुश है। Some Vietnamese people are receiving more generous pensions and higher wages, while some firms are earning higher profits. बोलता है कि कुछ लोगों को ज्यादा पेंशन और ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और कुछ लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिल रही है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ज्यादा पैसे जिनको मिल रहे हैं या जितना हमारे पास हिसाब किताब उल्टा पुल्टा चल रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है, वेज डिफरेंशियल्स। वेज डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन वगैरह, हर बंदे को अपन लोग डिफरेंट वेज लेवल दे रहे होते हैं, पैसे तनख्वाह डिफरेंट दे रहे होते हैं। वियतनाम्स पॉपुलेशन इज एजिंग बट द कंट्री स्टिल हैज रिलेटिवली यंग लेबर फोर्स। कहता है कि आपके पास बूढ़े आते जा रहे हैं लेकिन आपके पास फिर भी कंपैरेटिवली यंगर लेबर फोर्स है, जो कि फर्दर आपको बेनिफिट दे सकती है। एज कैन अफेक्ट वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बेटा ये सारी प्रॉब्लम्स होती है ना एजिंग पॉपुलेशन की। आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनको मोबाइल फोन वगैरह इतना अच्छा चलाना नहीं आता होगा, उनको लैपटॉप वगैरह चलाना नहीं आता होगा, टेक्नोलॉजी वगैरह आता है ना हमारे पास। द वियतनामीज गवर्नमेंट वांट्स टू रेज द क्वालिटी ऑफ इट्स लेबर फोर्स बाय स्पेंडिंग मोर ऑन एजुकेशन। हम लोग एजुकेशन पे खर्चा करना चाह रहे हैं। यानी कि जब हम लोग बेटा एजुकेशन पे खर्चा करते हैं तो वो कौन सी पॉलिसी बन जाती है, सप्लाई साइड पॉलिसी। ठीक है, आगे है। Education spending can influence the percentage of the labor force working in the tertiary sector is as shown in table 1। बोलता है कि एजुकेशन स्पेंडिंग आपके पास जो है वो इस हिसाब से हमें नीचे दी भी है कि हम लोग कितना परसेंट किस कंट्री के हिसाब से कितना खर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे जरा देखें, एजुकेशन स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स एम्प्लॉयड इन द टर्शियरी सेक्टर इन सेलेक्टेड कंट्रीज इन 2017। आपसे वो यहाँ पे कहता है कि हम लोग कितना खर्चा अपने जीडीपी के हिसाब से अपनी एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं, सही है, और हमारे पास कितना टर्शियरी सेक्टर में हमारा लेबर फोर्स बैठा है फिलहाल हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखें, हमारे पास हमारे पास क्या मामला चल रहे हैं, एजुकेशन और स्पेंडिंग। मैंने आपको कहा है कि जब भी ऐसा टेबल आए तो आपने हाईएस्ट और लोएस्ट को मार्क करना है। हाँ उसी पे जा रहे हैं। बेटा नॉर्वे को देखो जरा, नॉर्वे के अंदर आपके पास एजुकेशन स्पेंडिंग 7.4% है और नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन टर्शियरी सेक्टर 78% है। यानी कि ये तो हाईएस्ट है ओवरऑल। और मैं ये बात भी आपसे कह सकता हूँ कि ये डेवलप्ड इकोनॉमी, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जितना ज्यादा आप टर्शियरी सेक्टर के पास जाते रहोगे उतनी ज्यादा आप डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर जाते रहेंगे, सही है, यही बात आपको मैंने बताई भी है। अच्छा, उसके बाद
आप आगे जब देखेंगे लोवेस्ट आपके पास क्या है, बंगाली। बांग्लादेश के अंदर आपका सबसे लोवेस्ट है स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। और बंगालियों के पास लेबर फोर्स इन टर्शियरी सेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू वियतनाम। वियतनाम के अंदर एजुकेशन पे खर्चा ज्यादा है, बंगालियों में कम है। लेकिन बंगालियों के पास लेबर फोर्स टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा है एज कंपेयर टू चीन। समझ में आ गई है बात। आगे बोलता है वियतनाम हैज हैड अ बजट डेफिसिट सिंस 2008। यानी कि हमारे पास बेटा बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? बजट डेफिसिट बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है बजट के साथ। आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू सॉरी मैंने उल्टा बना दिया। आपके पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू टैक्स रेवेन्यू। आपके पास पैसा है नहीं, आप स्पेंड पे स्पेंड मारी जा रहे हो। ये आपको बोलता है बजट डेफिसिट 2008। The country's high economic growth rate and changes in government policies will affect its budget balance in the future. इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा है यानी कि फर्दर आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की बातें हो रही हैं, तो इट विल अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड इन द फ्यूचर। द गवर्नमेंट इज प्राइवेटाइजिंग अ नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर फर्म्स। अब यहाँ पे आपके पास बेटा जितना भी प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट्स और प्राइवेटाइजेशन के ड्रॉबैक्स हैं, ये सब आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। सही है। It also plans to spend more on education and defense and is likely to raise some tax rate। और हो सकता है ये कुछ टैक्सेस भी बढ़ा दे। अगर टैक्स रेट बढ़ने की बात होती है ना बेटा, तो मैं यहाँ से किसको लिंक करूंगा इसको? मैं इसको लिंक करूंगा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के साथ। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, क्यों मैंने किया इसको? टैक्स रेट बढ़, यानी कि यहाँ पे ये दो तरह की पॉलिसी खेल रहा है। पहली पॉलिसी क्या थी, यहाँ पे आ गई एक्सपेंशनरी, क्योंकि स्पेंडिंग ज्यादा है, टैक्स रेट आपके पास उतना आ नहीं रहा, तो ये आ गया एक्सपेंशनरी। दूसरा कौन सा खेल रहा है? कॉन्ट्रैक्शनरी। है बेवकूफ हुआ है, पागल हुआ है थोड़ा सा। Deregulation has increased the number of firms both foreign and domestically owned। ये एक बात बताएं, ये मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है? हाँ नहीं करवाया हुआ, ये दूसरा पेपर है। ये मैंने आपको मॉक में दिया था, उससे मिलता जुलता पेपर। हाँ ये डिफरेंट पेपर है, ठीक है। अच्छा, डीरेगुलेशन बोलता है डीरेगुलेशन हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ फर्म्स। डीरेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जितने भी आपके पास कंट्रोल्स थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, उनको कम कर दिया है, आसानियां पैदा कर दी हैं बिजनेसेस के लिए। तो इसकी वजह से हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में बढ़ना स्टार्ट हो गए। हमारे पास जो है वो रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गवर्नमेंट ने। बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिकली ओन्ड इन अ नंबर ऑफ मार्केट्स। तो फॉरेन के अंदर भी हमारे पास फर्म्स खुलना स्टार्ट हो गई, डोमेस्टिक के अंदर भी हमारे पास फर्म्स खुलना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरह का हमारे पास एक बेनिफिट हो रहा है। फॉर इंस्टेंस in 2007 there was only one Vietnamese airline। It operated only two routes and the fare it charged were not affordable to most Vietnamese। Now the country has 7 airlines offering domestic and international flights। सही है। पहले आपके पास सिर्फ एक एयरलाइन थी जिसकी फेयर यानी कि चार्जेस भी बहुत ज्यादा थे, टिकट की प्राइस तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब 7 एयरलाइन हो गई हैं। 7 एयरलाइन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं, कंपटीशन आ गया है, तो हमारे पास प्राइस लेवल भी चेंज हो रही है और प्राइस लेवल उस हिसाब से एडजस्ट हो रही है। Borrowing by both household and firm increased in Vietnam between 2010 and 2017। बेटा हाउस होल्ड एंड फर्म का मतलब क्या है? हाउस होल्ड यानी कि हम लोग डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, और फर्म का मतलब क्या है? बिजनेसेस। हाउस होल्ड के लिए किस तरीके से हाउस होल्ड क्या करेगा? लोन का घर खरीद लेगा, गाड़ी खरीद लेगा, इन्वेस्टमेंट कर देगा। फर्म्स क्या करेंगी? मशीन्स लेके आएंगी, जो हम लोग एक जनरल से रूल पढ़ते हैं, कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा। हाउस होल्ड बोरो मेनली टू परचेज मोर कंज्यूमर गुड्स व्हाइल फर्म्स बोरो टू इन्वेस्ट। यही बात मैंने आपसे भी डिस्कस की थी। लोग जो है कंज्यूमर गुड परचेज करते हैं, जैसे कि घर हो गया, गाड़ी वाड़ी हो गई। और बिजनेसेस किस लिए करते हैं? ताकि वो इन्वेस्ट कर सके, फर्दर इन्वेस्ट कर सके। सही। तो ये आपके पास बेटा पूरा केस था। अब इसके आ जाए क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले वो आपको क्या कहता है, उसी है
अच्छा जी, आए जरा। क्वेश्चन के अंदर वो आपको क्या कहता है भाई? सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो है, पूछता है कि यार कैलकुलेट वियतनाम जीडीपी पर हेड इन 2017। वियतनाम का जीडीपी पर हेड क्या रहा है 2017 के अंदर? जीडीपी पर हेड का मतलब क्या होता है? पर बंदा, एवरेज। तो आपके 2017 में कितना जीडीपी था? आपका जीडीपी था 662.4 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन क्या है आपकी? 96 मिलियन। निकालने जरा, क्या आ रहा है आपके पास? है 50 यूनिट अलग है। नहीं नहीं बेटा, आपको तो जीडीपी पर हेड निकालना है ना। जरा निकालें क्या आंसर आ रहा है। 6.9। आपको तो बस डिवाइड करना है। पर हेड का मतलब क्या? आपको पर हेड के हिसाब से डिवाइड करना है। अब जैसे ये हमारे पास बिलियन है ना, एक बिलियन के अंदर है, एक मिलियन के अंदर है। सही है, तो मिलियन में मेरे ख्याल में 3 जीरो का फर्क होता है। ऐसा ही है, 3 जीरो का फर्क होता है। आप इसको 662.4 ना लिखो, आप इसको लिख दो 662,400। अब निकालें क्या आंसर आ रहा है। सर ये रियल टर्म्स में आएगा। जैसा, हाँ जैसा दिया हुआ होगा उन्होंने, अगर रियल में है तो रियल में आ जाएगा। 6900 ये आंसर है आपका, सही है। अगर बिलियन और मिलियन में कंफ्यूज हो ना, 3 जीरो का फर्क होता है। बेटा वो फिर आएगा आंसर। किससे डिवाइड करूं फिर? हाँ बेटा, उसके अंदर फर्क ये है जो आप कह रहे हैं ना कि सेम आएगा, उसके अंदर पॉइंट्स के अंदर आंसर आएगा। जैसे उन्होंने बताया 6.9, वो 6.9 ठीक नहीं है। 6.9 आंसर आएगा। या तो आप इसको पूरा ही खोल दो, अगर आपको जीरोस का फर्क पता है तो मिलियन में 6 होते हैं शायद, बिलियन के अंदर 9 होते हैं, मुझे सही आइडिया नहीं है, 9 ही होंगे। पूरा खोल के लिख दो। पॉइंट में आप आंसर लिखोगे तो फिर वो सही मार्क्स नहीं आएंगे आपके, क्योंकि जो एग्जामिनर मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है वो ये 6900 जो आपने मुझे बताया वो आंसर है। तो आपको भी उसी हिसाब से लेना है। तो पहले बिलियन को मिलियन में कन्वर्ट कर लो, 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा दो उसके अंदर, डेसिमल के हिसाब से आगे पीछे कर दो, और फिर आप उसको डिवाइड कर दें। नहीं नहीं, सिर्फ 6900 पर हेड आ जाएगा ना आपके पास। 6900 आपका पर हेड आ गया, तो $6900 पर हेड आपके पास आ गया। जीडीपी पर हेड कितना आ रहा है? $6900 पर बंदा, इतना पैसा कमा रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई टू रिवॉर्ड्स, टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड को क्या मिलेगा? लेबर को क्या मिलेगा? कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरप्राइज को क्या मिलेगा? बस कोई से भी दो लिख दो। आइडेंटिफाई लिखा हुआ है मतलब नाम लिखना है। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू वियतनाम फॉरेन एक्सचेंज रेट बिटवीन 2010 एंड 2017। बेटा यहाँ पे देखो जरा, इसकी बात हो रही है। पहले आप $1 से 19,000 टॉफियां परचेज कर सकते थे, अब आप $1 से 22,000 टॉफियां परचेज कर सकते हो। यानी कि क्या हुआ है आपके पास? आपका जो डोंग है वो डेप्रिशिएट हुआ है, गिरा है। लेकिन आपने इसका आंसर क्या लिखना है? डोंग हैज डेप्रिशिएटेड, सही है। और आपने इसको ये बात भी लिखनी है कि मोर डोंग विल हैव टू बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू, हाँ, मोर डोंग विल हैव टू बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू बाय $1। ये बात आपने उसको स्टेटमेंट लिख के देनी कि आपका जो करेंसी का रेट आया है, पहले आप पहले के मुकाबले में ज्यादा डोंग आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपको डॉलर मिलेगा, $1 मिलेगा। देखें, डॉलर, अपना डोंग क्या है? गिरा है, बढ़ा है। अच्छा इसको ऐसे छोड़ें, पाकिस्तानी रुपया पहले 100 रुपए का था $1 के मुकाबले में, यानी कि $1 कितने का मिलता है? अब 150 रुपए का हो गया। $1 अब कितने का मिल रहा है? यानी कि आपको पहले के मुकाबले में ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा डॉलर परचेज करने के लिए। यही बात है कि मोर डोंग विल हैव टू बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू बाय $1। ये काम आपने करना, समझ गए? तो ये स्टेटमेंट आपने साथ में देनी है। नहीं बेटा, डॉलर अप्रिशिएट आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं? आप केस किसका पढ़ रहे हैं? वियतनाम का पढ़ रहे हो ना, तो आप डॉलर की बात क्यों करोगे? समझ में आ गई ये बात? आगे, एक्सप्लेन टू बेनिफिट्स एन इकोनॉमी में गेन फ्रॉम हैविंग अ यंग लेबर फोर्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बुढ़ों के बारे में बताया हुआ था, इनको ऑपोजिट कर दूं कि बुढ़ों के मुकाबले में यंग ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, टेक्नोलॉजी उनको ज्यादा अच्छे से आती है। अब उसका क्या बेनिफिट है? अगर मुझे अच्छी टेक्नोलॉजी आती है तो मेरा आउटपुट बढ़ेगा, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, वेस्टेज कम होगी, सही है। अगर मैं फ्लेक्सिबल होऊंगा, जीडीपी पर हेड बढ़ेगा। अगर मैं फ्लेक्सिबल होऊंगा एक बुढ़े के मुकाबले में, यानी कि मैं एक से ज्यादा काम कर सकता हूँ। यंग बंदा कम थकता है, तो वो 2-3 जॉब्स एक साथ कर सकता है, स्किल्स सीख सकता है नए नए, सही है। मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप यहाँ पे लिंक कर देंगे।
आगे, एनालाइज व्हाई वियतनाम्स बजट डेफिसिट में डिक्लाइन इन द फ्यूचर। आपका बजट डेफिसिट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। बोलता है कि आपका बजट डेफिसिट आगे जाके क्यों फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, पहले एक चीज पर है, पहले टैक्स रेट की बात करते हैं। टैक्स रेट आपका बढ़ गया। अब टैक्स रेट जब आपका बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आ रहा है ना, सॉरी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू, तो आपके पास बजट डेफिसिट थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी गवर्नमेंट, हाँ अभी जो है ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, क्यों? क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्चा कर रही है। जब लोगों के पास जॉब्स आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। जब वो लोग प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो लोगों के पास जॉब्स आएंगी, लोगों के पास सैलरीज आएंगी, वेजेस आएंगी, तो लोगों के पास खुद एक इंडिपेंडेंट स्टेट में चले जाएंगे ना, वो लोग खुद खर्चा करेंगे, फिर गवर्नमेंट के आसरे पे नहीं बैठेंगे। तो जब गवर्नमेंट स्पेंड ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे क्या इफेक्ट आ रहा है। सही है, ये चीज आपको हो गई। दो बातें आप बताएंगे, आपको चार, कितने, 4 मार्क है ना, 4 मार्क आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आप एक और बात भी बता सकते हैं कि आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, जिससे फर्दर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, लोग खुद अपनी तरफ से स्पेंडिंग करेंगे, लोगों के पास पैसा आएगा। समझ में आ गई ये बात? ये आपके पास जो है 4 मार्क लेके दे देगा आप, कोई मसले वाली बात है? आगे आए। एफ, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स एम्प्लॉयड इन द टर्शियरी सेक्टर। यानी कि वो इस टेबल की बात कर रहे हैं। बोलता है कि इन दोनों के बीच में ना मुझे रिलेशनशिप बता दो क्या है। सही है। सबसे पहले तो आपने उसको ये बताना है कि हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, और क्या हिसाब किताब चल रहा है। अब यहाँ पे देखें, नॉर्वे आपका हाईएस्ट है, और नॉर्वे हाईएस्ट आपका जीडीपी पर हेड लगा रहा है एजुकेशन पे, और नॉर्वे की लेबर फोर्स की मेजोरिटी कहाँ पे काम कर रही है, टर्शरी सेक्टर के अंदर। यानी कि नॉर्मल केस के अंदर क्या हो रहा है, जितना ज्यादा आपके पास स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन है, उतना ज्यादा आप टर्शरी में ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, वियतनाम और, एक सेकंड, टू फ्रांस हो, हाँ दूसरा फ्रांस हो, लेकिन आपको पूरी नंबरिंग नहीं करनी, सीक्वेंस नहीं करना, आपने ओवरऑल व्यू उसका देना है। आप क्या कह रही हैं? किससे कम? ईरान से कम। हाँ ये भी आ गया, चलो एक और पॉइंट आ गया, इंडोनेशिया वर्सेस ईरान। सही है, ये भी एक आ गया। अच्छा, आपने उसको बता दिया नॉर्वे हाईएस्ट है, और ये सारी चीजें आपने उसको लिंक कर दिया। अच्छा, फिर आपने बताया जी कि सेकंड हाईएस्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है, वियतनाम के हिसाब से हमारे पास। अब इसको लिंक करना है कि आप यहाँ पे देखें कि वियतनाम सेकंड हाईएस्ट स्पेंडिंग कर रहा है जीडीपी पे, लेकिन इसका जीडीपी किससे कम है, बंगालियों से कम है। सही है, बंगाली लोग कम कर रहे हैं। अच्छा, अब इंडोनेशिया और ईरान, इंडोनेशिया का जीडीपी पर स्पेंडिंग जो है वो ईरान से ज्यादा है, इंडोनेशिया का ज्यादा है ईरान से, लेकिन आप इसको स्पेंड देखें, लेबर फोर्स ईरान में ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडोनेशिया। आपने ये चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी जी। सही है। अब आप फिर उसके बाद बताएंगे कि यार ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी नेचर क्या है कंट्री की, कि वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। अगर आप डेवलप्ड हैं, जैसे कि नॉर्वे हमारे पास है, डेवलप्ड है, क्योंकि मेजोरिटी बंदा कहाँ पे काम कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर के अंदर, तो हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, डेवलप्ड है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ईरान वगैरह की, या फिर जैसे समझ ले वियतनाम की या बंगालियों की, तो आप बोल सकते हैं कि यार ये डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, अभी स्पेंडिंग करना स्टार्ट हो रही हैं, तभी इनके पास इतना ज्यादा लेबर नहीं है टर्शरी सेक्टर में एज कम्पेयर टू जो दूसरे, वियतनाम हो गया, मतलब सॉरी नॉर्वे हो गया या फ्रांस हो गया। समझ में आ गई ये बात? ये चीजें आपने लिंक कर दी। किसके अंदर? हाँ तो मतलब ये तो आपने बताया ना कि देखें, ये तीन आपकी कौन सी हो गई है, ये तीन आपकी हो गई है डेवलप्ड इकोनॉमीज, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पे किधर काम कर रहा है, टर्शरी सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, तो ये तो हो गई आपकी डेवलप। बाकियों के बारे में आपने ज्यादा डिस्कशन करनी। प्लस रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप इसमें लिखेंगे कि जो आपकी डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनमें पॉजिटिव है, लेकिन बाकियों के अंदर नेगेटिव नजर आ रहा है। और ये इतनी तरीके से हमें प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ कि हम लोग इसके ऊपर जज कर सके, क्योंकि वेरिएबल है ना,
कई लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, उनके पास लेबर फोर्स कम है, कई लोग कम स्पेंड कर रहे हैं, उनके पास लेबर फोर्स ज्यादा है। आप बोलेंगे कि हमें पॉपुलेशन के बारे में तो बताया नहीं है कंट्रीज के, तो हम लोग जज किस तरह करेंगे लेबर फोर्स का क्या हिसाब किताब चल रहा है? समझ में आई है बात? या क्या पता आप टर्शरी में इतने अच्छे ना हो, प्राइमरी में बहुत अच्छे हो, ये बात भी तो नहीं बताएगी ना। तो इस तरीके से आपने इसको इवेल्युएट करना है अपने आंसर को, ठीक है। डिस्कस वेदर और नॉट एन इंक्रीज इन कंपटीशन इज लाइकली टू बेनिफिट वियतनामीज कस्टमर। बोलता है कि आपके पास कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, सही है, और जिससे यहाँ पे एयरलाइन के बारे में बताया हुआ था। तो बताओ कस्टमर के लिए क्या ये अच्छी बात है या क्या ये बुरी बात है? बस इस तरीके से आप इसको लेके चलें, कंपटीशन बढ़ेगा तो आपके पास प्राइस लेवल कम होगी, क्वालिटी ओवरऑल इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। मोर चॉइसेस, चॉइसेस आपके पास इंक्रीज होंगी, सही है। इसके अलावा आप कह सकते हैं वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, आपके पास प्रोड्यूसर्स माइट रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस, इसके बारे में बात बताएं। लेकिन जब आप नेगेटिव वाले की बात कर रहे हैं कि नेगेटिव आपके पास क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव में आप बताएंगे कि हो सकता है कि जो स्मॉलर फर्म है वो compete ना कर पाए, स्मॉलर फर्म के पास उतने बड़े एडवांटेजेस ना हो एज सच जो कि आपके पास एक लार्जर फर्म को मिल रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल हर बंदे को अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, हर फर्म को अवेलेबल नहीं होता, तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या पता मार्केट से बाहर हो जाओ, सही है। उसके बाद आप ये बात भी उसको बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ फर्म्स क्या पता उनके पास प्रॉफिट कम हो क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है ना, कुछ फर्म्स के पास क्या पता प्रॉफिट कम हो तो वो अपनी क्वालिटी को एज सच मेंटेन ना कर पाए। तो हमारी क्वालिटी जो है, क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यार हम लोग किस तरह की क्वालिटी लेके चल रहे हैं और हम लोग क्या चीजों को प्रोड्यूस करें, ठीक है। इन दी एंड इवैल्यूएशन जो आप लोगों ने देना है, इवैल्यूएशन देने की मैंने आपको बताया हुआ जरूरत नहीं होती ओ लेवल्स के अंदर, तो आपने उसको एज सच लिंक नहीं करना, बस आपने टू साइडेड होकर अपना आंसर लिखना होगा। एक्सप्लॉइटेशन के बारे में आप बात कर सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंपटीशन बढ़ेगा तो ओवरऑल कंज्यूमर्स को क्या पता एक्सप्लॉइट किया जाए और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो बेचारे परेशान हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट देखिए इसलिए में डालेंगे क्योंकि उसने किसके बारे में पूछा हुआ है, कंज्यूमर के बारे में। डिस्कस वेदर और नॉट द इंक्रीज इन बोरोइंग इज लाइकली टू हैव कॉज इन्फ्लेशन इन वियतनाम इन 2017। बोलता है कि अगर हमारे पास बोरोइंग बढ़ी है तो 2017 के अंदर उससे इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट आया, इन्फ्लेशन आई है या नहीं आई है। तो सबसे पहले तो जरा इसको देखें, पार्ट एच को यहाँ पे देखें। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है यानी कि बोरोइंग हो रही है आपके पास, बोरोइंग का मतलब क्या है कि आपके पास लोन ज्यादा जा रहा है, ठीक है, आपके पास लोन जा रहा है। और पीछे यहाँ पे उसने बताया हुआ कि आपके पास हाउस होल्ड और फर्म के ऊपर किस तरीके से डिफरेंसेस आ रहे हैं। हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड जाएगा घर वर खरीद लेगा, कंज्यूमर गुड खरीद लेगा। फर्म क्या करेगी, फर्म जाएगी सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो पहले तो यहाँ पे है, आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ओवरऑल आपकी स्पेंडिंग बढ़ रही होगी, पहली बात तो आपके पास ये आ गई। अगर मैं इसको फर्म के साथ लिंक करूं, ये मैंने किसके साथ लिंक किया था, हाउस होल्ड के साथ, अब मैं इसको लिंक कर रहा हूँ फर्म के साथ। जब हमारे पास बोरोइंग बढ़ेगी, हमारे पास मशीन्स आना स्टार्ट होंगी, ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हमारे पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा होगा, इसको आप यहाँ पे लिंक करेंगे, सही है, आपके पास स्पेंडिंग वगैरह आएगी, इन्फ्लेशन आ गई। बट 6 मार्क का है तो हाउ एवर के अंदर भी जाना है, अगेंस्ट में भी जाना है कि यार लाजमी थोड़ी है कि लोन आने से महंगाई है। आप बोलेंगे ये तो आ गए नेगेटिव पॉइंट ना, अब आ जाए पॉजिटिव के ऊपर। यार आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो आएगी, आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो आएगी यानी कि आपका जीडीपी भी तो इंक्रीज होगा, ये भी तो देखो, आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट भी तो कम होगा, ये भी तो देखें भाई, सही है। ये बात आपने उसको बताई। अच्छा, फिर आप बताएंगे कि यार आपके पास क्या पता प्राइवेटाइजेशन की वजह से आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। जब आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपकी औकात बढ़ जाए, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स राइज होना स्टार्ट हो जाए, आप दूसरों को, गोरों को ज्यादा कंपटीशन देना स्टार्ट कर दो। ये बात आपने उसको बतानी है। समझ में आई है बात? इसके अलावा मोर कंपटीशन कैन रिड्यूस प्राइस लेवल, आपने इस तरीके से इसको लिंक कर दिया कि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी सेल्स बढ़ना स्टार्ट होगी, डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ना स्टार्ट होगी, और लोग जो है वो, और सबसे बड़ा बेनिफिट गवर्नमेंट बजट डेफिसिट से बाहर आ सकती है, ये बात ही बताएं उसको, सही। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग रन में हाइपर इन्फ्लेशन आ सकती है, हाँ ये ड्रॉबैक है, ये भी आप लिंक कर सकते हो। एमएनसी का केस लिंक कर सकते हो यहाँ पे कि आपके पास मशीन्स आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी,
एमएनसीज आ रही होंगी आपके पास, मल्टीनेशनल्स ऑपरेट कर रहे हैं। समझ में आ गई है बात? क्लियर है सारी कहानी, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी, सेक्शन बी के ऊपर आए, करेंसी एप्रिसिएशन। नहीं, देखें हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट कम हो रहा होगा, ये सीधा सा मतलब है। और इंटरेस्ट रेट कम होने से करेंसी डेप्रिशिएट होती है, क्योंकि लोग आपके मुल्क में सेव नहीं करते। हाँ, आप एमएनसीज की बात कर रहे हैं तो एमएनसीज के हिसाब से, क्योंकि डुअल इफेक्ट होता है ना हर चीज का, तो आप कह सकते हैं, लेकिन करेंसी के साथ इतना लिंक ना करो इसको, उसने नहीं पूछा वो। अच्छा भाई, बोलता है Japan has a low migration rate, a low immigration rate, and a declining population. In recent years, it has experienced deflation and a rise in child poverty. By 2017, 1 in 6 Japanese children lived in a household with less than half of the average household income. Japan operates in national minimum wage, which increased every year between 2010 and 2017. This may have affected the level of poverty in the country. State two benefits a country may gain from immigration. नए आइडियाज आते हैं, नए स्किल्स आते हैं आपके पास, लेबर फोर्स इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। एक्सप्लेन टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स बताएं। सबसे पहली प्रॉब्लम के साथ आप क्या लिख सकते हो? रिसेशन। सही है। डिफ्लेशन कैन लीड टू रिसेशन, जहां पे आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, आपके पास कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाती है, और लोगों के जो हालात हैं वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ वही तो बताया मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। दूसरा आप बता सकते हैं कि आपका जीडीपी गिर सकता है। अब केस में लिखा हुआ है कि ऑलरेडी आप पॉवर्टी में बैठे हो, तो आप बोलो कि आप पॉवर्टी से भी नीचे जा सकते हो, और ज्यादा गुर्बत में आप जा सकते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अच्छा, लेकिन बेनिफिट्स भी बता सकते हैं कि देखो कॉन्सिक्वेंस बोला हुआ है, उसने ये नहीं बोला हुआ कि पॉजिटिव पॉइंट्स बताएं या नेगेटिव पॉइंट बताएं, आप ये बता दो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट होगा। सेविंग वगैरह की बात नहीं है। Analyze why children from low income families may have low incomes as adults. एजुकेशन कम है, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस कम है, नॉलेज कम है, यू आर नॉट मोबाइल, ऑक्यूपेशनली या जियोग्राफिकली मोबाइल नहीं होते आप, ठीक है। आपके पास ही जॉब्स इतनी नहीं होती, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं होता, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करें। एज फैक्टर, क्या पता आपने बचपन में ही काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, सही। तो 3 पॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करोगे, 6 मार्क मिल जाएंगे, सही। डिस्कस वेदर और नॉट अ नेशनल मिनिमम वेज विल रिड्यूस पॉवर्टी। अगर गवर्नमेंट ने नेशनल मिनिमम वेज लगा दी तो इससे गुर्बत कम होगी या नहीं होगी? सबसे पहले तो बेनिफिट्स के अंदर बात करें कि कैसे कम, कैसे कम जी। वर्क्स इन एग्रीकल्चर, बेटा इसका, अच्छा ये तो पार्ट सी का बता रही हैं आप, ठीक है लिख सकते हैं। अच्छा, बोलता है कि मिनिमम वेज अगर आपके पास बढ़ गया, क्या मतलब, ये इकोनॉमिक्स की क्लास है भाई, क्या मतलब कौन सी क्लास? अच्छा, डिस्कस वेदर और नॉट नेशनल मिनिमम वेज विल रिड्यूस पॉवर्टी। मिनिमम वेज लगती है अबव द इक्विलिब्रियम, ठीक है। कहाँ लगती है वो? अबव इक्विलिब्रियम। अब उससे क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट क्या आ जाएंगे? इनकम इक्वालिटी, ठीक है। लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट होगा, लोग स्पेंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा बेनिफिट आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमारे पास वर्कर मोटिवेट होगा, जिसकी वजह से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ सकती है। नहीं नहीं, वो उसका नहीं। अच्छा, आगे, अमीर और गरीब का फर्क कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। अच्छा, अब लोग यहाँ पे लिखा हुआ था कि लो पेड है, लो इनकम फैमिलीज से है ना, उनके पास पैसा आना स्टार्ट होगा, वो भी स्पेंडिंग करना स्टार्ट करेंगे, सही है, उनके भी साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंक्रीज होगा। अच्छा जी, अब ड्रॉबैक के अंदर आप क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, सही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास राइज हो रही होगी, आपके पास प्राइस लेवल राइज हो रही होगी,
टैक्सेस का बेटा वो बात नहीं है, टैक्सेस का लिंक नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास बढ़ रही होगी क्योंकि डिमांड फॉर लेबर तो कम ही हो जाएगी ना आपके पास, तो अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास बढ़ जाएगी, ठीक है। इन्फ्लेशन आ जाएगी, वापसी से पॉवर्टी आ जाएगी। तो ये आपने 3 3 पॉइंट या 4 3 करके अपने हिसाब से उसको बता दिया। क्वेश्चन 3 कहता है देयर इज अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज फर्म्स इन अफ्रीका देन इन एशिया। द टू अफ्रीकन कंट्रीज विद द लार्जेस्ट फर्म्स आर नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका। These two countries' firms have more capital goods than most other African countries' firms. Firms in South Africa produce a range of products including gold and petrochemicals. In recent years, a number of African firms have developed into multinational companies producing mainly in other African countries defined capital good. Capital good used to make further products या फिर used in further production। तो हमारे पास कैपिटल गुड जो होता है वो मैन मेड गुड होता है। इस तरीके से आपने बताना है। 2 challenges facing small firms: लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ सप्लायर, कॉस्ट कवर करना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको नहीं मिलता, कंपटीशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी, और ये सारे कोई से भी दो आप प्रॉपर से एक्सप्लेन करेंगे। एनालाइज यूजिंग डिमांड सप्लाई डायग्राम हाउ अ राइज इन इनकम में अफेक्ट द मार्केट फॉर गोल्ड। जी यहाँ पे आपके पास प्राइस आ गई, इधर क्वांटिटी आ गई, ठीक है। डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम ई, क्वांटिटी क्यू, प्राइस लेवल। अच्छा बेटा जब आपके पास डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कैसे जाएगी, डी से D1, इक्विलिब्रियम ई से E1, क्वांटिटी क्यू से Q1 और प्राइस लेवल पी से। समझ गए बात को। अब इसको आप फर्दर जब एक्सप्लेन करोगे तो आपको यहाँ पे 4 मिल जाएंगे। नहीं बेटा रिजल्ट वाला क्यों बनाएंगे, आपसे नॉर्मल सी एक बात पूछी हुई कि भाई डिमांड बढ़ रही है, आप उसके अंदर फिर से मैक्रो घुसा रही है। पार्ट डी क्या बोलता है, discuss whether or not MNCs increase production and productivity in their host countries। बेटा ये नोट्स के अंदर आपके पास लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ MNC टू होस्ट कंट्री एंड ड्रॉबैक ऑफ होस्ट कंट्री। तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है। होस्ट कंट्री के अंदर हमारे पास बेनिफिट्स क्या क्या हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, टैक्स रेवेन्यू आ रहा होता है, स्पेंडिंग हो रही होती है, इनोवेशन आती है, आउटपुट बढ़ता है, GDP बढ़ता है। ड्रॉबैक क्या है कि पैसा सारा वापस कहाँ चला जाता है, अपने घर पे। रिसोर्सेज किसकी यूज हो रही होती हैं, अपनी रिसोर्सेज अपनी एक्सप्लॉइट हो रही होती हैं। लोकल प्रोड्यूसर्स को डर होता है कि यार हमारी दुकानें ना बंद हो जाएं। ये सारी बातें आपने उसमें यहाँ पे बतानी, मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, ये प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है, ठीक है। Economists are uncertain about the future United States macroeconomic performance. For instance, in recent years, US employment has fallen while the deficit on the current account of balance of payment has fluctuated. या तो बढ़ा होगा या कम हुआ होगा। Whether its current account deficit will rise or fall in the future may be affected by proposed tax cuts. Some economists suggest that US government should not be concerned about the country's current account deficit. Define macroeconomics. Macroeconomics में आप overall economy की बात कर रहे होते हैं, resources की बात कर रहे होते हैं, क्या आप taxes को कम करने का सोच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, explain 2 consequences of firm of unemployment। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि वेजेस कम हो रही हैं, आपका आउटपुट कम हो जाएगा, आपका रेवेन्यू कम होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो स्पेंड कैसे करेंगे, डिमांड भी कम हो जाएगी। सही है, तो आपने कोई से भी दो को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। एनालाइज हाउ टैक्स कट्स कुड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। जी टैक्स अगर कट हो रहे हैं तो उससे एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। अब देखिए इसने यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात तो नहीं की ना, तो आप लिंक करो सीधा सीधा। आप बोलो कि अगर आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो गए तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उससे क्या होगा, आपकी प्राइस लेवल कम होगी, आपकी प्राइस लेवल कम होगी, आपकी सप्लाई बढ़ेगी और आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट होगा। टैक्स कम कर दिए, टैक्स कम कर दिए यानी कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट का पूछ रहे हैं अभी वो लोग बेचेंगे। अब उसने टैक्स कम कर दिए, फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दिए हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जब उसने कम किए हैं तो उससे आपके पास क्या होगा, आपके पास कॉस्ट कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी, आपकी सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, एक्सपोर्ट आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा इसके। अच्छा अगर आपके पास इनकम टैक्स कम होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ डायरेक्ट टैक्सेस कम हो गए, अगर आपके बेटे डायरेक्ट टैक्सेस कम हो गए तो उससे आपकी इनकम बढ़ेगी, उससे वर्कर मोटिवेट होगा, जब वर्कर मोटिवेट होगा तो वापस से प्रोडक्शन बढ़ानी स्टार्ट करेगा,
यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसकी वजह से फर्म की कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, उससे प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, उससे एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा, समझ में आया? अच्छा अच्छा अब जी बेटा उसके ऊपर बात हमें नहीं करनी, हमें डिबेट करनी है एक्सपोर्ट्स पे, हम लोग प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब फॉर एग्जांपल अगर दूसरी कंट्री में कम टैक्स है, यानी कि दूसरी कंट्री में टैरिफ हट गए, इंडिया ने पाकिस्तान के लिए टैरिफ हटा दिए, तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स इंडिया में बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2 से 3 पॉइंट आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो, इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक कर दो कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो है वो अगर टैक्स हट गए कम हो गए तो इन्वेस्टमेंट आएगी मुल्क में, इन्वेस्टमेंट से क्वालिटी इंप्रूव होगी, आउटपुट इंप्रूव होगा, चांसेस ऑफ मिस्टेक्स कम होगी, आपके पास एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाए। Discuss whether or not a current account deficit on its balance of payment harms an economy। बोलता है कि यार एक बात बताओ, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आपके पास चल रहा है तो क्या आपके लिए वो हार्मफुल है या अच्छी बात है। तो बेटा हार्मफुल क्यों होगा, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट कम है, आपका इंपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, आपका एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है, आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कम हो रही है, आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो रही है, ठीक है। हो सकता है आप उधार मांग मांग के अपने खर्चे पूरे कर रहे हो, जब आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड ही उसकी हालत ही खराब होगी तो क्या लोग आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट का मसला आ गया, रिजर्व्स का मसला आ सकता है, ठीक है। हाउएवर जो मैंने आपको बताया है कि अभी डेफिसिट है, फॉर एग्जांपल शॉर्ट रन में डेफिसिट है, तो लॉन्ग रन में जाके वो सरप्लस में कन्वर्ट हो जाए, शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात, हाँ उसको आप लिंक करेंगे, सही है। अच्छा फिर आप जो है बोल सकते हैं कि हमारे पास हम लोग क्या पता रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो बाहर से, तो रॉ मटेरियल को तो नहीं छोड़ सकते ना, रॉ मटेरियल तो आपका वहीं पर है, और बोले कि फ्यूचर में आपका आउटपुट किस हिसाब से इंक्रीज होगा, हमें इस चीज का तो आइडिया नहीं है ना भाई, कि फ्यूचर में भी आपको बेनिफिट होगा या नहीं, क्या पता फ्यूचर में बेनिफिट हो जाए, समझ में आई ये बात। अब इसका एक क्वेश्चन रह गया, ये आप लोग खुद अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, घर पे हैं, 3 क्या, हाँ तो आप करेंगे।